हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारी आज की जो क्लास है वो वर्ड्सवर्थ की पोम्स जो हम लोग इस समय एमसीक्यू जिस पे कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज भी हम आपके लिए इनके 4 पोम्स पे 20 एमसीक्यूज ईच जो है लेकर के आए हैं। तो आप सभी लोग आइए फटाफट जुड़ जाइए। सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन द क्लास। योगिता इज देयर, गुड इवनिंग योगिता। अरीबा इज देयर, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग 1-2 मिनट तक वेट कर लेते हैं और तब तक आपसे बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो अभी जो है नहीं परसों से आपकी क्लासेस जो है एमएच अब्राम की भी शुरू हो जाएंगी फिर से। तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा उसके लिए। मैं वीडियोस डालूंगा, आप उसको देखिएगा, फिर उस पे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड वीडियो ऑन एमएच अब्राम। अपलोड किया जाएगा वीडियो आपको। और उसके बाद फिर टर्म्स पे हम एमसीक्यूज भी कराएंगे, एज वेल एज हम ग्रामर की क्लास भी फिर से रिटेन करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास फॉर टुडे। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। नेहा जुड़ गई हैं। गुड इवनिंग नेहा, स्वागत है। आप सभी का क्लास में स्वागत है। और भी आपके जो स्टूडेंट्स, आपके परिचित के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक एंड आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास टाइमली। टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लिया करें ताकि हम लोग जो है अपना जो टारगेट है 80 क्वेश्चंस का उसको हम टाइमली खत्म कर सकें। तो चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हम लोग इस समय थॉर्न जो है, द थॉर्न वर्ड्सवर्थ की पोम है, इसी को सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज द थॉर्न? थॉर्न कैसी पोम है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ओड है, नरेटिव बैलेड है या सोनेट है? तो कैसी पोम है? तो यस थॉर्न इज एब्सोल्युटली ए नरेटिव बैलेड ना। एक नरेटिव बैलेड है ये, एक स्टोरी है, बैलेड मीटर में लिखी गई है ना, ठीक है? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द थॉर्न फर्स्ट पब्लिश्ड? थॉर्न पहली बार कब पब्लिश हुई थी? व्हेन वाज द थॉर्न फर्स्ट पब्लिश्ड? थॉर्न पहली बार कब पब्लिश हुई थी? एम एच अब्राम लाइव, वही है लाइव वीडियोस। एक ही तरह के होंगे, लाइव में कुछ खास नहीं होगा। जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे उसमें भी पढ़ाऊंगा। थॉर्न कब पब्लिश हुई थी? यस एब्सोल्युटली, इट वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स ना। लिरिकल बैलेट्स के पहले एडिशन में पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेट्स के पहले एडिशन में ये पब्लिश हुई थी, मतलब 1798 में। देखिए आपका विलियम जे लॉन्ग जब समाप्त हो जाएगा तो विलियम जे लॉन्ग के बाद हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री पर हम लोग चर्चा करेंगे। हु नरेट्स द पोम द थॉर्न? थॉर्न पोम में नरेटर कौन है? थॉर्न जो पोम है इसमें नरेटर कौन है? हु नरेट्स द पोम थॉर्न? थॉर्न में नरेटर कौन है? हु इज द नरेटर इन द थॉर्न? हाँ, लाइव में लोग पूछ लेते हैं, बात सही है, लेकिन सारी क्लास लाइव लेना पॉसिबल नहीं होता, टाइम का इशू रहता है ना। वीडियो तो कभी भी रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर लूंगा। सुबह 4 बजे आप लोग पढ़ें तो सुबह 4 बजे मैं पढ़ा दूंगा। हु नरेट्स द पोम द थॉर्न? थॉर्न को कौन नरेट करता है? यस, देयर इज अ गॉसिपिंग ओल्ड सेलर ना। एक विलेजर है, सेलर रहा है, जो वही क्या करता है, अपनी स्टोरी पूरी बताता है ना। एक रस्टिक ऑब्जर्वर है, वही बताता है, जो मार्था रे के पास्ट के बारे में जो है बताता है हमें, लेकिन कोई उसके पास प्रूफ नहीं है। वो केवल एक इमेजिनेटरी स्टोरी क्रिएट करता है, कोई उसके पास प्रूफ नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट
कैरेक्टर इज एट द सेंटर ऑफ द पोम्स मिस्ट्री। कह रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर पोम की मिस्ट्री में सेंटर में है। हमने अभी आपको बता ही दिया, फिर भी आप बताइए। हाँ श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है, चलिए। यस एब्सोल्युटली, दैट्स मार्था रे ना, मार्था रे है, ध्यान रखना, मार्था रे। अभी हमने आपको बताया ना, मार्था रे जो है एक ट्रेजिक फिगर है जो अपने बच्चे को खो देती है और उसके बाद बाद में वो विलाप करती है। तो उसी पर इन्होंने एक इमेजिनरी जो पोम है, इसका एक जो सेलर है ना, ओल्ड सेलर है, वो मतलब एक इमेजिनेशन करके स्टोरी बताता है। और वास्तव में ये स्टोरी सही है कि नहीं है, नोबडी नोज ना, कोई नहीं जानता, लेकिन वो बताता है। व्हाट ऑब्जेक्ट गिव्स द पोम इट्स टाइटल, किस ऑब्जेक्ट से पोम को टाइटल मिला है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली दैट्स राइट, इट्स अ लोन थॉर्न बुश ना, एक जो है थॉर्न बुश है, वहीं से इन्होंने लिया है ना। थॉर्न इज व्हाट, थॉर्न इज सिंबल ऑफ पेन, सिंबल ऑफ सफरिंग, सिंबल ऑफ एगनी, सिंबल ऑफ एंडोरेंस ना। यही तो पूरे पोम में दिखाया है, थॉर्न मतलब कांटे होते हैं ना, कांटे। व्हाट लाइज बिसाइड द थॉर्न इन द पोम, कह रहे हैं पोम में थॉर्न के बगल में क्या जो है लाई रहता है। क्या रहता है, हाँ, एक्चुअली एक ब्लू मॉसी हिल एंड अ स्मॉल पॉन्ड ना, माना जाता है कि एक ब्लू मॉसी हिल, हिल से यहाँ समझ सकते हैं एक मॉस था। ऐसा माना जाता है शायद जो मार्था का बच्चा है ना, बेबी जो है, वो शायद यहीं दफनाया गया होगा। अब इसके ऊपर घासें उगाई है ना, तो ग्रास इसके ऊपर उगाई हैं, और माना जाता है शायद इसका बच्चा को यहीं पर बरियल किया गया। और इसी के बगल में एक तालाब है, पॉन्ड है, एक पॉन्ड है। तो यही सीन जो है इन्होंने दिखाया है, और यहीं पर कांटे का बुश है। What tragic event is believed to have occurred in the poem? पोम में कौन सा ट्रेजिक इवेंट हुआ है, हॉर्न में कौन सा ट्रेजिक इवेंट होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें ये आता है कि द लास्ट और मर्डर ऑफ मार्था रेज बेबी ना, माना जाता है कि मार्था रे का बेबी यहाँ पर बरी किया गया है, या उसने अपना बच्चा खो दिया है, क्या किया है पता नहीं, क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टोरी इसी पर बेस्ड है। द लॉस और मर्डर ऑफ मार्था रेज बेबी। व्हाट इज द टोन ऑफ द नरेटर, नरेटर का टोन पोम में कैसा है, नरेटर का टोन कैसा है। यस, नरेटर इज क्वाइट क्यूरियस एंड गॉसिपी ना, बड़ा क्यूरियस और गॉसिपी टाइप का है। शुरू में ही बताया था ना, गॉसिपी ओल्ड जो है सेलर है या विलेजर है। सरिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरिता, स्वागत है क्लास में। चलिए, क्यूरियस एंड गॉसिपी। व्हाट टेक्निक इज यूज्ड इन द लाइन ओ मिजरी, ओ मिजरी, कौन सी टेक्निक यूज की गई है, ओ मिजरी, ओ मिजरी, कौन सी है। यस, इट इज रेपिटेशन ना, रेपिटेशन है यहाँ पर, ध्यान रखना। यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन, सॉरी अपस्ट्रॉफी अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, रेपिटेशन होगा। अगर अपस्ट्रॉफी दिया होता तब तो पहले अपस्ट्रॉफी होता, तो यहाँ पर रेपिटेशन होगा। रेपिटेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है,
अगर हम ओल्ड इंग्लिश में भी देखें तो रेपिटेशन का प्रयोग प्रायः जो होता है वो ज्यादा इम्फेसिस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, खास करके बैलेड्स वगैरह में इसका बहुत प्रयोग होता है ना। जैसे बैलेड्स क्या होता है, आप उस प्रकार के गाने सुनिए ना, जैसे बिरहा उरहा टाइप के जो गाने होते हैं, आप देखिए एक जो मेन सिंगर होता है वो पहले गाएगा तो पीछे वाले सिंगर वही लाइन को 3 बार 2 बार दोहराते हैं ना। तो रिपीटिशन क्या करता है, रिपीटिशन क्रिएट्स एम्फेसिस ऑन द इमोशंस ऑफ द लिसनर ना, लिसनर के इमोशंस पर वो बार बार एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। प्रायः बैलेड स्टाइल होती है ये, फॉक बैलेड जिसको बोलते हैं, लोक गीत वाले जो होते हैं ना टाइप के फॉक बैलेड, तो फॉक बैलेड में ये स्टाइल यूज की जाती है रेपिटेशन वाली। आप बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यूट्यूब पे आप डाल लीजिएगा, इंडियन फॉक बैलेड करके आप डाल लेंगे, आल्हा उदल और ये दुनिया भर के जो हैं बहुत सारे बैलेड्स हैं, तो वहां पर रेपिटेशन का यूज होता है ना, रेपिटेशन जो है काफी यूज किया जाता है। What literary device dominates the poem's emotional tone? पोम के इमोशनल टोन को क्या डोमिनेट करता है? हाँ देखो, ऐसा है कि आप लोग बीए अभी इस बार बीए सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हमने ली थी, तो उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए, बीए सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में शुरुआत में ही आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, हाँ ये इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, मीटर, फिगर्स ऑफ स्पीच, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यस, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो बिल्कुल आप थॉर्न की बात कर रहे हैं, कांटे की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल पेथोस ही होगा ना। पिटी और सारो एराइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पेथोस का यूज करते हैं ना। तो मार्था रे की सफरिंग को और उसका जो मतलब शी वाज सपोज टू बी मैड ना, ड्यू टू द डिमाइस ऑफ हर चाइल्ड, अपने चाइल्ड की डिमाइस से वो थोड़ी सी पागल सी हो गई है। व्हाट रोमांटिक फीचर इज मोस्ट प्रेजेंट इन द पोम, पोम में कौन सा रोमांटिक फीचर प्रेजेंट है, पोम में कौन सा रोमांटिक फीचर प्रेजेंट है? यस एब्सोल्युटली, इंटरेस्ट इन द सुपरनेचुरल एंड सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल ना। ये यहाँ पर इसमें दिखाते हैं वर्ड्सवर्थ की ये जो पोम है ना, ये जो रूरल सफरिंग है, रूरल ग्रीफ है इन द लाइफ ऑफ रूरल पीपल, और जो इमोशनल ट्रुथ है उसी को ये डिपिक्ट करता है ना, उसी को डिपिक्ट करता है। द नेक्स्ट, व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट द पोम्स नरेटर, पोम्स के नरेटर के बारे में अनयूजुअल क्या है, अनयूजुअल क्या है? हाँ, अनयूजुअल उसके बारे में ये है कि वो अनरिलायबल है, और खुद ये स्वीकार करता है कि ही इज नॉट श्योर, ही इज अनश्योर कि वेदर द स्टोरी इज ट्रू और नॉट। सो वी कैन से ही मेक्स द स्टोरी एम्बिगुअस एंड स्पेकुलेटिव ना, एम्बिगुअस बना देता है, स्पेकुलेटिव बना देता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। हाँ, वो कहता है कि भाई वो केवल र्यूमर्स उसने ऐसा सुना हुआ है, केवल ये र्यूमर्स हैं, व्हाट इज द ट्रूथ उसको नहीं पता है। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन द थॉर्न, थॉर्न में कौन सा पोएटिक फॉर्म यूज किया गया है? तो बैलेड स्टाइल है तो बैलेड मीटर यूज किया गया है। बैलेड में कॉमन जो मीटर होता है, बैलेड मीटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बैलेड मीटर में क्या होता है, क्वाट्रेन होता है ना, और क्वाट्रेन में 4 लाइन होती है, 4 लाइन में ये ध्यान देना, बैलेड मीटर स्पेशली ध्यान रखना, बैलेड मीटर क्या होता है, बैलेड मीटर आपका 4 लाइन होता है, बैलेड क्वाट्रेन में लिखा जाता है, ठीक है, बैलेड क्वाट्रेन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेट हमारी लाइंस होती हैं, 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई और 4 लाइन, तो पहली जो हमारी लाइन होगी वो टेट्रामीटर होती है, टेट्रामीटर, आयम्बिक, आयम्बिक टेट्रामीटर होती है, ठीक है, ध्यान देना। और दूसरी लाइन हमारी आयम्बिक ट्राईमीटर होती है, आयम्बिक ट्राईमीटर,
ट्राईमीटर, फिर तीसरी टेट्रा होती है और चौथी ट्राई होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ जो है, फर्स्ट एंड थर्ड आयम्बिक टेट्रामीटर, सेकंड एंड फोर्थ आयम्बिक ट्राईमीटर, ये ध्यान रखिएगा। पेंटामीटर इसमें नहीं होता, टेट्रा एंड ट्राईमीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेट्रा एंड ट्राईमीटर। व्हाट डज द थॉर्न सिंबलाइज इन द पोम? पोम में क्या थॉर्न क्या सिंबलाइज करता है? यस, थॉर्न सिंबलाइज सफरिंग एंड एंड्योरेंस ना, सफरिंग और एंड्योरेंस को सिंबलाइज करता है। मार्था रे के ग्रीफ को दिखाता है और कैसे वो इसको ग्रीफ को सफर करती है, एंड्योर करती है, उसको दिखाता है। Why is the poem considered ambiguous? पोम ambiguous क्यों मानी जाती है? हाँ, पीजीटी की डेट आगे बढ़ गई है, हमने बताया तो था आपको। नीलम भी आ गई हैं, स्वागत है नीलम, काफी लेट आई ना। हमें लगता है इस समय गर्मियों में ये टाइम होता है सोने का ना, नींद आती बहुत ज्यादा लोगों को। तो एम्बिगुअस क्या है? यस, क्योंकि जो हमारा नरेटर है ना, ऑफर्स नो क्लियर ट्रूथ ना, वो क्लियर ट्रूथ नहीं बताता, कहता है मैं खुद ही श्योर नहीं हूं ना, मैं खुद ही श्योर नहीं हूं, कभी कंफर्म नहीं करता कि जो मार्था रे की स्टोरी है ये सही है या नहीं है, कहता है मैंने र्यूमर सुने हैं ऐसे। हाउ डज मार्था रे अपीयर थ्रू आउट द पोम? पोम में मार्था रे को कैसे दिखाया गया है? तो उसको एकदम मैड एंड ग्रीफ स्ट्राइकन दिखाया गया ना, सी हैड गॉन मैड ना, वॉन्डरिंग जो है एलोन हियर एंड देयर ना, क्राइंग इन मिजरी, दुख में क्राई करती रहती है। व्हाट डज द लिटिल पॉन्ड नेक्स्ट टू द थॉर्न रिप्रेजेंट? कह रहे हैं कांटे के बगल में जो छोटा सा पॉन्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? यस एब्सोल्युटली, अ बरियल साइट दिखाता है ना, आर ओम लाइक स्पेस। यहाँ पर हमें वर्ड्सवर्थ जो है वो हमें साइट ऑफ डेथ एंड ओरिजिन, हमारा जो डेथ होता है और ओरिजिन होता है उसको दिखाते हैं ना, उसको दिखाते हैं पॉन्ड। यहाँ पर देखिए बरियल साइट है, इधर बगल में आप देखेंगे तो क्या है, बगल में देखेंगे तो जो है बरियल साइट है, मतलब टॉम है, और इधर आप देखेंगे तो पॉन्ड है ना। तो बरियल एंड ओरिजिन, डेथ एंड ओरिजिन, दोनों को यहाँ पर पोएट हमारा दिखाता है। What narrative technique is used to maintain suspense? पोम में सस्पेंस बनाने के लिए इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज करी है? यस, रिपीटिशन ऑफ की इमेजेस एंड लैक ऑफ कंफर्मेशन ना, ये देखते हैं कि पूरे पोम में थ्रू आउट द पोम रिपीटेड डिस्क्रिप्शंस बहुत दिखाए हैं इमेजेस के ना। क्यों? क्योंकि स्टोरी अनसर्टेन है, अनसर्टेन स्टोरी टेलिंग में आप देखिए तो रिपीटेड एक्शन इमेजेस को ज्यादा दिखाया जाता है। व्हाट पोएटिक मूवमेंट डज द थॉर्न बिलोंग टू? तो भाई रोमांटिसिज्म के थे ही, तो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करेगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है आप वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ में भी आपको पता है कि आप उनकी द थॉर्न पढ़ रहे हैं, लेकिन यही जब एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो अगर याद रहेगा कि हाँ थॉर्न वर्ड्सवर्थ की है, तभी आपको रोमांटिसिज्म याद आएगा, और अगर किसी और का याद आ गया तो आप कुछ और करके चले आएंगे, इसलिए ध्यान से देखते चला करिए। व्हाट इज द लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द पोम? पोम का लास्टिंग इफेक्ट क्या है? लास्टिंग इफेक्ट क्या है? यस, दैट इज इमोशनल अनईज एंड एम्बिग्यूटी ना, इमोशनल अनईज करता है हमें और एम्बिग्यूटी पैदा करता है। यही इमेजरी जो है रीडर्स को मिस्ट्री एंड मिलांकली में छोड़ देती है ना। भाई मिस्ट्री में छोड़ देती, क्या है कैसा है पता नहीं, क्यों? क्योंकि जो नरेटर है वो अनश्योर है अबाउट द स्टोरी ना, तो एम्बिगुअस कंडीशन में हम लोग छूट जाते हैं। और दूसरा हम लोग मिलांकलिक में कि यार मार्था के साथ ऐसा हुआ ना, ट्रेजिकल, तो इमोशनल अनईज एंड एम्बिग्यूटी। नाउ द नेक्स्ट पोम, माई हार्ट लीप्स अप,
माई हार्ट लीप्स अप। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व ना, माई हार्ट लीप्स अप। चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर इन माई हार्ट लीप्स अप? माई हार्ट लीप्स अप में कितनी लाइन्स हैं? कितनी लाइन्स हैं? यस, 9 लाइन्स है ना। देयर आर ओनली 9 लाइन्स इन द माई हार्ट लीप्स अप ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रैगमेंटेड वर्स। फ्रैगमेंट, वर्स फ्रैगमेंट सर, वर्स फ्रैगमेंट या फ्रैगमेंटेड वर्स कह लीजिए, वर्स फ्रैगमेंट इसको कहा जाता है। इसी को हम कॉम्पैक्ट लिरिक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉम्पैक्ट लिरिक, कॉम्पैक्ट लिरिक भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस पोम इज रेफर्ड एज वर्स फ्रैगमेंट एंड कॉम्पैक्ट लिरिक। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा, विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following is a compact lyric by Wordsworth? आपको वर्ड्सवर्थ की 4 रचनाएं दे देगा, टिंटन एबे, इमॉर्टलिटी ओड, उसके बाद द थॉर्न, उसके बाद माई हार्ट लीप्स अप। या थॉर्न की जगह आपको यहाँ पर डेफोडिल्स दे देगा, यहाँ पर सॉलिटरी रीपर दे देगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट लिरिक है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज माई हार्ट लीप्स अप रिटन? माई हार्ट लीप्स अप कब लिखा गया था? सरिता गुड इवनिंग। मोनिका इज आल्सो देयर, गुड इवनिंग मोनिका, यू आर लेट ना। एग्जाम कैंसिल हो गए हैं आप लोग, लगता है थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं ना। लेकिन रिलैक्स नहीं करो भाई, गर्मी इतनी है, और अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो फिर आपको तो पढ़ना ही चाहिए ना। हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारे तो खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है कल का, आज का तो अभी नहीं पता, लेकिन आगरा जो है वो सबसे ज्यादा गर्म था कल। यूपी में सबसे ज्यादा गर्म जिला आगरा था, और इस गर्मी में भी हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ आपको दें। तो माई हार्ट लीप्स अप कब लिखा गया था? तो माई हार्ट लीप्स अप जो है 1802 में लिखा गया था, 1802 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लगभग इनकी शादी जब हुई थी ना उसी के आसपास। नहीं मोनिका, इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या है? हाँ, इंसेंटिव आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ इंसेंटिव। चलिए एक आपको कैलकुलेशन छोटी सी बता देते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। सपोज करिए आप 2025 में हैं, यू आर न्यू, अभी बहुत कुछ आप नहीं जानते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जो है 3 साल का समय दीजिए। 3 साल आपने दिया, आप 2028 में पहुंचे, 2028 में पहुंचे, यहाँ पे आपकी जॉब लगी, आप लेक्चरर बन गए, या नेट निकाल के आप प्रोफेसर बन गए, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपकी शुरुआत में सैलरी जो होगी अराउंड 80,000 के आसपास होगी। अब फिर 2025 में अब आप सोना शुरू करिए, 26 तक 27 तक सोइए, फिर आप जगिए 26-27 में, और आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो जितना देर करेंगे उतना समय और लगेगा।
तो आप 30, 31, 32 तक मान लीजिए आप नौकरी पाएंगे। तो 4 साल जो ये बीच में आप ये अपना लॉस करेंगे, ये किसकी वजह से करेंगे? आप अपने वजह से करेंगे। अब आपको सिंपल सा फार्मूला समझ में आता है कि नौकरी सिर्फ नहीं मिली, आप कितना नुकसान अपना करते हैं वो देखिए। 80 इंटू 12, 9.6 लाख पर ईयर आपने अपना नुकसान किया। एवरेज हम पकड़ लेते हैं, हर साल इंक्रीमेंट भी होता है, 10 लाख का एवरेज पकड़ लेते हैं। 10 इंटू 4, 40 लैक्स का ये नुकसान किया। ठीक, और यही नहीं, आप भाई घर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, घर वाले आपके ऊपर 2-5 हजार महीने का तो खर्च ही कर देते हैं। तो अगर हम 5 का एवरेज पकड़ें तो 12 पंजे 60, 60 हजार साल का, और 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2,40,000, 2,40,000 ये। तो आपने नुकसान कितना किया अपना? 42 लाख, 42,40,000 का। अब चलिए इस पे हम कुछ नहीं मानते हैं, बैंक रेट की ब्याज दर मान लेते हैं 4% एनुअल, 4% एनुअल मान लेते हैं, एवरेज एक पकड़ लेते हैं। तो हो गया कितना? 1,60,000, 1,60,000 का ये नुकसान किया आपने। तो कितना हो गया? आपने अपना नुकसान किया लगभग लगभग 48 लाख रुपए का। तो भाई क्यों ना हम पढ़ लें, क्यों नुकसान करें अपना ना? बाकी कोई हमें क्या दे देगा? कोई कुछ दे देगा क्या? तो आप जब एक दिन लेट करते हो तो आप पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उनसे आप पीछे हो जाते हो। और ये रेस चल रही है, रेस। यहाँ पे रेस में आपको जो है ना, ऐसे आराम आराम से आप चलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। दौड़िए और लोगों को कुचलते हुए आपको निकलता है। कुचलना मतलब ये नहीं कि लाठी डंडा ले कुचलना, कुचलना मतलब यू हैव टू लीव देम बिहाइंड, उनको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये कंपटीशन है, और हर एक दिन हर एक जगह से लोग एंट्री कर रहे हैं ना। आप अभी सोच ही रहे हैं, तब तक लाखों लोग तैयारी करके एमए करके पहुंच गए। आप सोचेंगे अभी करूंगा, तब तक फिर अगले साल लाखों लोग पहुंच गए ना। तो कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, और नौकरियां हमारे यहाँ लिमिटेड है बहुत। 4,000, 3,000, 5,000, 8,000 वैकेंसी आती है, 8 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो जब आपको 8-10 लाख में से 3-4 हजार के बीच में आना है, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप खूब मौज मस्ती करके और पढ़ाई का ढोंग करके आप नौकरी पा जाएंगे? ये अपने साथ छलावा मात्र है। बाद में आप गाना गाएंगे उन लोगों की तरह, अरे मैं तो 15 साल तक पढ़ा, मेरा कुछ नहीं हुआ ना। कैसे होगा? 15 साल आपने पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ ये बताया कि आपने पढ़ा। आप अपने आप से पूछिए, 15 साल बहुत होता है। 15 साल तो पागल को भी अगर दवा करा करके, मेंटल असाइलम से निकाल करके दवा करा करके भी पढ़ाया जाए तो नौकरी पा जाएगा। तो ऐसे लोगों पे तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। ऐसे लोगों पे मैं हाँ, मैं इंसेंटिव का मतलब समझ गया मोनिका। इंसेंटिव का मतलब आप, मैं समझ रहा हूं, तभी तो ये मैंने बताया ना। मोटिवेशन आपको मिल गया कि नहीं मिला? मोनिका को मोटिवेशन मिला कि अभी भी डाउट है? अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए भाई? इससे बड़ा क्या चाहिए? अच्छा, मोटिवेशन ही आपको चाहिए ना, तो आप बस इतना सोचो, आप बस इतना सोचो कि आपकी एक जॉब लग जाती है, हाँ, तो आपका पूरी दुनिया ही आपकी बदल जाती है। लोगों को देखने का तरीका, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे देख रहा हूं ना, तो ये चश्मा बिल्कुल हट जाता है ना। लोगों को तरीका ही बदल जाएगा, वो आप फील करेंगे उसी समय। मैं तो बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ आप देख सकते हैं, हाँ, लेकिन वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है जीवन की, कि वो नजरिया अपने आप बदल जाएगा, और आप वो महसूस करोगे, खुद महसूस करोगे ना। तो फिर क्या है? वैसे भी हम लोग आए किस लिए हैं भाई? चलो ठीक है, घर के कुछ काम है, निपटाओ, पढ़ो। क्या है, ये शरीर को क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शरीर को कुछ नहीं होना है। आज तक आपका सर दर्द किया, पैर दर्द किया, कुछ हुआ? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। बस ये सब विघ्न है, विघ्न आते हैं ना। जैसे आप मैं प्रायः अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप रामायण में देखिए, जब ऋषि महात्मा सब यज्ञ करते थे तो दुनिया भर के राक्षस उसमें हड्डी डालने आ जाते थे ना। तो ये सब तो आएंगे, राक्षस यही हैं। आपका सर दर्द करेगा,
कभी किसी चीज में मन लगेगा दूसरे में, एक मूवी देख लेता हूँ, कभी मन लगेगा कि चलो घूम ही लेता हूँ यार, 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। अरे 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, एक दिन घूम लो, क्यों घूम लोगे एक दिन भाई? नौकरी पा जाना, घूमना अपने पैसे पे, घूमना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये है कि ये विघ्न आपको आते रहेंगे, लेकिन आपको भगवान राम और लक्ष्मण की तरह ऐसे तीर मार मार के उन विघ्नों को हटाना है और अपना यज्ञ पूरा करना। ये आप यज्ञ कर रहे हैं ना, तो ये यज्ञ आपको पूरा करना है। और ये यज्ञ से जब अमृत निकलेगा, अमृत कलश निकलेगा ना, उसका सेवन आप करेंगे तब आप अमर हो जाएंगे। अमर मतलब ख्याति आपको समाज में मिलेगी। ठीक है, तो यज्ञ करो माय डियर। माय हार्ट लीप्स अप 1802 में। ठीक है, चलिए। व्हेन वाज द पोम पब्लिश्ड? पोम पब्लिश कब हुई थी बच्चों? लिखी तो गई थी 1802 में, पब्लिश कब हुई थी? हाँ, yes, absolutely, 1807, poems in 2 volumes ना, absolutely right, poems in 2 volumes, poems in 2 volumes। देखिए, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊं आपको। अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत आ गया हम लोगों के समय, मतलब आई एम नॉट टू ओल्ड कह सकते हैं, बट हम लोगों के समय में उतना नहीं था। लेकिन जब मैं अपने हायर की और कह सकते हैं हायर की ही मैं तैयारी कर रहा था, जीआईसी लेक्चरर की तो तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन साथ साथ में दिमाग में था कि एग्जाम है उसका। हायर की मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अर्ली 7 o'clock पे, 7 o'clock पे मैं कॉलेज जाता था। 7 o'clock पे वहां से अराउंड 1:32 के आसपास आ जाता था। ज्यादा दूर नहीं था, तो आराम से आ जाता था। आजकल टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो सकता है आप उसको देखिए। मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारे बुक्स के जो लेक्चर्स होते थे वो खुद ही बोल के रिकॉर्ड कर लेता था, अपने रिकॉर्ड कर लेता था, कुछ दूसरों के डाउनलोड कर लेता था यूट्यूब पे, और उसी को कान में लगा के गाय को चारा डाल रहा हूँ, हाँ, गाय को पानी पिला रहा हूँ, गाय को धुल रहा हूँ, हाँ, घास काट रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ बाहर घर के, कुछ भी काम कर रहा हूँ, वो मैंने कान में लगाया, मैं उसको सुन रहा हूँ लेक्चर्स को। 4 लोग बैठे हुए हैं फिर भी एक कान में लगा के उसको सुन रहा हूँ, एक दो शब्द जाएगा, कुछ कान में जाएगा। अब आप इसको काम मान करके सोचोगे, कान में वो लगा है, कितनी मेहनत आपको लगेगी? क्या वो कहेगा कि नहीं मैं कान काट लूंगा अगर दूसरा काम करोगे? ऐसा कुछ नहीं कहने वाला ना। सुनते रहो, क्या दिक्कत है? खाना बना रहे हो कान में लगा के सुनते रहो। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो दुनिया में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है, और नहीं पढ़ना चाहेंगे तो दुनिया में कोई चीज नहीं पढ़ा सकती। मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, आप समझेंगे, जोश आएगा, 2 दिन बाद जोश ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप पढ़ेंगे ना। तो बेटा ये ध्यान रखना। चलो, बहुत त्याग करना पड़ता है ना, पैराडॉक्स यूज करने पड़ते हैं। हाँ, पैराडॉक्स यूज करना पड़ता है। सोना है तो जाग जाओ ना, मैं ये पैराडॉक्स बताता हूँ बच्चों को। सोना है तो जाग जाओ। व्हाट नेचुरल एलिमेंट कॉजेज द पोएट्स हार्ट टू लीप अप? ऐसा क्या देख लिया उसने कि उसका हार्ट लीप अप हो गया? ऐसा क्या नेचुरल एलिमेंट था? क्या नेचुरल एलिमेंट था? यस, एब्सोल्युटली, रेनबो, इसीलिए इसका नाम भी रखा है ना, माई हार्ट लीप। सबका दूसरा नाम क्या है? रेनबो, ध्यान रखिएगा। रेनबो, तो रेनबो देख लिया तो उसके अंदर जॉय आ गया है, नेचुरल ब्यूटी देख ली, वैसे भी रेनबो देखो तो जॉय आ ही जाता है।
विच फेमस फिलोसफिकल पैराडॉक्स अपीयर्स इन द पोम? इस पोम में कौन सा फिलोसफिकल पैराडॉक्स आता है? पैराडॉक्स की मैं चर्चा कर रहा था, पैराडॉक्स आ भी गया। कौन सा पैराडॉक्स है? यस, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो एडल्ट करेक्टर होता है ये बचपन में ही डेवलप किया जाता है, डेवलप हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम? पोम का टोन कैसा है? पोम का टोन कैसा है? हम्म, यस, इट्स जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव ना। जॉयफुल है और रिफ्लेक्टिव है। चलो, विच लाइन सजेस्ट स्पिरिचुअल सीरियसनेस? इसमें कौन सी लाइन स्पिरिचुअल सीरियसनेस को दिखाती है? ऑप्शंस आर माई हार्ट लीप्स अप, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और लेट मी डाई, सो वॉज इट वेन माई लाइफ बिगैन। कौन सा स्पिरिचुअल सीरियसनेस को दिखाता है? ठीक है, स्पिरिचुअल सीरियसनेस को दिखाता है और लेट मी डाई। यहां पर वर्ड्सवर्थ महोदय जो हैं वो ये कहते हैं, वर्ड्सवर्थ का कहना ये है, उनकी ये फीलिंग है कि भाई अगर मैं नेचर को लेकर के अपना रेफरेंस नहीं दिखा पाऊंगा तो बेटर ये है कि मैं डाई कर जाऊं ना। मतलब स्पिरिचुअली डाई होने से अच्छा है कि मैं डाई हो जाऊं। तो यहां पर कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं आएगी हमारे अंदर, तो उससे अच्छा है कि क्या हो गए, लेट मी डाई। स्पिरिचुअली बैरन होने से, इम्पटी होने से अच्छा है कि मैं डाई कर जाऊं। तो ये पोएट यहां पर हमें समझाने की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल बैरननेस की बात करता है, इम्पटीनेस। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम? पोम की राइम स्कीम क्या है? बड़ी ही अजीब सी इसकी राइम स्कीम है। पहली चीज तो शेक्सपियर कर रहा हूँ, वर्ड्सवर्थ के जो 6 लाइन्स प्राय होते हैं उनकी राइम स्कीम हमेशा आप देखेंगे तो ए बी सी बी, ए बी सी बी, और उसके बाद डी डी, एक कपलेट होता है, राइम कपलेट होता है। ए बी सी बी और डी डी होता है। उसके बाद फिर ये अपने हिसाब से आगे जोड़ते हैं। इसमें सी ई ए है, राइम स्कीम सी ई ए है। ए बी सी, बी डी डी सी, ई ए, 9 लाइन हो गया। ए बी सी बी 4, डी डी 6 हो गया। ये 6 का तो फिक्स होता है राइम। उसके बाद सी ई ए याद कर लीजिए, सी ई ए। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? पोम की मेन थीम क्या है? जॉय इन नेचर एंड कंटिन्यूटी ऑफ फीलिंग ना, जॉय इन नेचर एंड कंटिन्यूटी ऑफ फीलिंग। द नेक्स्ट, व्हाट पोएटिक फॉर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स माई हार्ट लीप्स अप? माई हार्ट लीप्स अप में कौन सा पोएटिक फॉर्म इसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? तो इट इज कॉम्पैक्ट लिरिक ना, इट इज अ कॉम्पैक्ट लिरिक, इट इज अ वर्स फ्रैगमेंट, इट इज अ वर्स फ्रैगमेंट, इट इज अ कॉम्पैक्ट लिरिक। व्हाट डज द फ्रेज बाउंड ईच टू ईच बाय द नेचुरल पेटी? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पेटी, इसका क्या मतलब है? यस, एब्सोल्युटली। कहता है कि ये डीप इंस्टिंक्टिव रिवरेंस नेचर के लिए है। क्या करती है ये? जो लाइफ स्टेजेस को कनेक्ट करती है ना, दैट कनेक्ट्स लाइफ स्टेजेस। पोएट यहां पर कहता है
कि जो नेचुरल सेंस ऑफ वंडर होता है ना, ये लिंक करता है हमारे बचपन को, एडल्टहुड को, और जो हमारा ओल्ड एज है उसको लिंक करता है। वंडर्स ऑफ नेचर जो मतलब नेचुरल सराउंडिंग्स जो हैं उनको लिंक करते हैं ना। आप देखिए तो जैसे फूल वगैरह हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे बचपन को दिखाते हैं, फिर थोड़े से जो है खिल जाते हैं जब, तो हमारे यूथ को दिखाते हैं, और फिर मुरझा जाते हैं तो हमारे ओल्ड एज को दिखाते हैं ना। तो जो नेचुरल वंडर्स हैं ना, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर सिंबॉलिक टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को दिखाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल पोम है। Which poetic device is most evident in my heart leaps up when I behold? My heart leaps up when I behold. कौन सा यूज किया गया है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है? My heart leaps up when I behold. हाँ बिल्कुल, पर्सनिफिकेशन है ना, पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पर कहते हैं हार्ट को ऐसे दिखाया जैसे ये कोई लिविंग बीइंग है, लीप अप करता है ना, लीप अप मतलब उछलना कूदना ना। तो माई हार्ट लीप्स अप, हार्ट लीप अप करता है। एक कोई हार्ट लीप अप पे कोई गाना भी एक बना है ना हिंदी में, इन सो वॉज इट वेन माई लाइफ बिगैन, इन सो वॉज इट वेन माई लाइफ बिगैन, व्हाट कॉन्सेप्ट इज एम्फसाइज्ड हियर? यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज किया है? नहीं, हाइपरबोल हार्ट को कोई कैसे होल्ड कर सकता है? हाइपरबोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओवर एग्जैगरेटेड नहीं है ना, ओवर एग्जैगरेटेड नहीं है। और जो सबसे प्राइमरी फिगर्स ऑफ स्पीच प्रोमिनेंट होता है उसको हम हमेशा इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो लीप सब का काम क्या है? लीप मतलब उछलना कूदना, कौन काम करता है? लिविंग बीइंग करते हैं ना। तो अगर किसी आइडिया को या कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग को अगर हम लिविंग बीइंग की तरह दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। और जहां तक अगर एग्जैगरेशन की बात है, तो एग्जैगरेशन वो होता है जो हमारी जनरल कॉन्शसनेस जिसको बिलीव नहीं कर पाती, वो एग्जैगरेशन होता है। तो हार्ट का उछलना कूदना दैट इज वेरी सिंपल ना, बहुत ऐसा नहीं है कि कहते हैं मेरा मेरा दिल बाहर आ गया था ना, तो मेरा दिल बाहर आ गया था इट मीन्स सडननेस को दिखा रहा है, एग्जैगरेशन है। लेकिन प्राइमरी फिगर ऑफ स्पीच जो प्रोमिनेंट है वो हार्ट को क्या दिया गया है? पर्सनिफाइड किया गया है, तब एग्जैगरेट किया गया है। ठीक है, तो अगर ये एग्जैगरेट केवल किया जाता, पर्सनिफाइड न किया जाता तो अलग बात थी। यहां पर पहले पर्सनिफाइड करके तब एग्जैगरेट किया गया है। तो वॉज इट वेन माई लाइफ बिगेन, तो ये क्या दिखाता है? कहते हैं ये दिखाता है कॉन्स्टेंसी ऑफ इमोशन सिंस बर्थ ना। कह रहे हैं बर्थ से जो हमारे अंदर इमोशन कांस्टेंट होता है उसी को ये दिखा रहा है। कहते हैं हमारा जीवन शुरू ही कहां से होता है? हमारा जीवन शुरू ही होता है जॉय इन नेचर से, नेचर में जॉय से शुरू होता है और लाइफ के अंत तक ये जाता है। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ लाइफ द जॉय दैट एग्जिस्टेड इन आवर हार्ट इट कम्स फ्रॉम नेचर, नेचर से आता है ना। ये कौन कहता है? हमारे वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं। विच रोमांटिक आइडियल इज मोस्ट प्रेजेंट इन द पोम, पोम में कौन सा रोमांटिक आइडियल जो है सबसे ज्यादा यूज किया गया है? तो इमोशन एंड नेचर ओवर रीजन ना, इसमें पोयम में इन्होंने नेचर को और इमोशन को ग्लोरीफाई किया है।
ये कहते हैं कि डीप पर्सनल रेवरेंस नेचर को दिखाते हैं, नेचर के प्रति ना, कहते हैं शुरुआत में ही कहते हैं डीप पर्सनल रेवरेंस अगर दिखाते हैं तो कहें अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो स्पिरिचुअली एक प्रकार से हम लोग डेड हैं, तो इससे अच्छा बेहतर कि मर जाए ना। तो स्पिरिचुअली बैरन होने से अर्थात नेचर से डिस्कनेक्ट कर लेने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, हम लोग अपने आप को मार लें। व्हाट इज वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड चाइल्डहुड इन द पोम? चाइल्डहुड को लेकर के इनका कैसा एटीट्यूड है इसमें? अब एग्जैगरेशन जो है हाइपरबोल की एक लाइन में बोलता हूं कि पसीना ऐसे निकल रहा है जैसे फाउंटेन से पानी निकलता हो। बताइए। यस बिल्कुल, रेवरेंट एंड आइडियलाइजिंग है ना। बचपन को काफी कहते हैं चाइल्डहुड को कि स्पिरिचुअली ये कनेक्ट करते हैं, कहते हैं चाइल्डहुड इज स्पिरिचुअली रिच। स्पिरिचुअली चाइल्डहुड हमारा रिच होता है ना। और ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रकार से हम देखें तो इनोसेंस को दिखाता है। बचपन में हम लोग कितने इनोसेंट होते हैं, कितने ट्रूथफुलनेस हमारे अंदर रहती है, और कितना स्पिरिचुअली हम रिच होते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे अंदर से वो गायब होता चला जाता है। विच फेमस लॉन्ग पोम बाय वर्ड्सवर्थ इकोज आइडियाज फ्रॉम माई हार्ट लीप्स अप? कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ के किस लॉन्ग पोम में इन्होंने इस पोम से आइडिया लिया है, इस पोम से आइडिया लिया है। अरे एसी तो फेल हो रही है, यहाँ तो फैन लगा है, एक टेबल फैन, क्या कहते हैं उसको, फर्राटा पेडेस्टल लगा है, लेकिन वो भी गर्म हवा फेंक रहा है। कभी कभी तो इच्छा होती है उसको बंद ही बंद ही कर दें तो ज्यादा ठीक है। ये एक्चुअली प्रिल्यूड में बताऊं आपको, इन्होंने जो अपना प्रिल्यूड लिखा था ना, उसमें भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रोल ऑफ चाइल्डहुड, रोल ऑफ नेचर को सबसे ज्यादा दिखाया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन कॉन्शसनेस, ह्यूमन इमोशन को डेवलप करने में नेचर का क्या रोल है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, वो इन्होंने प्रिल्यूड में भी डिस्कस किया है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी फिलोसफिकल पोम यही है। तो द प्रिल्यूड इज द राइट आंसर। व्हाट डज द रेनबो सिंबलाइज इन द पोम? पोम में रेनबो क्या सिंबलाइज करता है? पोम में रेनबो क्या सिंबलाइज करता है? यस, रेनबो सिंबलाइज द नेचुरल वंडर एंड कंटिन्यूटी ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स ना। भाई नेचुरल वंडर को तो ही दिखाता है, मतलब बारिश होती है, रेनबो देखते हैं, 7 कलर्स हमें जो दिखाई देते हैं, रेनबो कलर्स जो होते हैं, यही तो दिखाई देते हैं। और ये करता क्या है रेनबो? रेनबो हमारे जो टाइमलेस जॉय है उसको लिंक करता है प्रेजेंट पास्ट से ना, प्रेजेंट पास्ट से लिंक करने का काम रेनबो करता है ना। रेनबो इज लिंकिंग क्या, बारिश होती है, बारिश होने के बाद बारिश समाप्त हो गई तो पास्ट हो गया, अब दिन हमारा प्रेजेंट है निकला है, उसके बीच में एक कनेक्शन है, दैट इज रेनबो। रेनबो इज द सिंबल, रेनबो इज अ कनेक्शन दैट रेन हैज पास्ड अवे ना, रेन जा चुकी है और स्काई इज क्लियर नाउ। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन? आप सबको पता है दिस इज पैराडॉक्स, पैराडॉक्स है आप सबको। ये एग्जाम्पल तो रटा रटाया होगा, लेकिन ये याद रखना कि माई हार्ट लिप्स अप में इसको यूज किया है। व्हाट इज द पोएट्स अल्टीमेट बिलीफ एज एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन में इन्होंने क्या बिलीफ एक्सप्रेस किया है?
क्या एक्सप्रेस किया है? यस, एब्सोल्युटली, नेचर इज अ सोर्स ऑफ सैक्रेड इमोशनल कंटिन्यूटी। अगर आपको जिसको नेचुरल पेटी कहते हैं ना, कहते हैं कि नेचर जो हमारे अंदर है वो क्या करता है, लास्ट लाइन में नेचुरल पेटी कहते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ इट इट वर्क्स एज ए स्पिरिचुअल लिंक बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन ना। ह्यूमन एंड नेचर के बीच में एक स्पिरिचुअल लिंक है। ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ को नेचर से लिंक करता है। कौन लिंक करता है? स्पिरिचुअलिटी। What message does the poem offer about emotion and age? इमोशन एंड एज के बारे में क्या ऑफर करता है? इमोशन एंड एज के बारे में। यस, इफ अर्ली इमोशनल कनेक्शंस टू नेचर आर लॉस्ट, लाइफ इज एम्प्टी। अगर आपका अर्ली इमोशनल कनेक्शन नेचर से खो गया है तो आपका जीवन बैरन है, एम्प्टी है, ये किसी काम का नहीं है। तो मतलब लाइफ विदाउट जॉय इन नेचर इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग ना। कहते हैं लाइफ विदाउट जॉय इन नेचर वर्थ लिविंग नहीं है। इससे अच्छा, कहता है लेट मी डाई ना, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो ज्यादा बेहतर था। नाउ द नेक्स्ट पोम, पीटर बेल। अगली पोम हमारी है पीटर बेल। व्हाट टाइप ऑफ पोम इज पीटर बेल? पीटर बेल कैसी पोम है? यस, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज पीटर बेल? पीटर बेल इज अ नरेटिव पोम। ध्यान रखिएगा, ये नरेटिव पोम है। ये किसकी स्टोरी बताती है? इट इज द स्टोरी ऑफ मैंस मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ना। एक आदमी का मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसी की ये स्टोरी है पीटर बेल। ठीक है, पीटर ने बजाया बेल। व्हेन वाज पीटर बेल फर्स्ट पब्लिश्ड? पहली बार पीटर बेल कब पब्लिश हुई थी? पीटर बेल पहली बार कब पब्लिश हुई थी? यस, एब्सोल्युटली, पहली बार ये 1819 में पब्लिश हुई थी। लेकिन तब पीटर बेल के नाम से नहीं पब्लिश हुई थी, अ टेल इन वर्स के नाम से पब्लिश हुई थी। अ टेल इन वर्स, अ टेल इन वर्स के नाम से ये पब्लिश हुई थी। बाद में ये पीटर बेल के नाम से पब्लिश हुई। और ये लिखी बहुत पहले ही गई थी, 1805 के पहले ही लिख लिया था इसको। ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स आर इन पीटर बेल? पीटर बेल कितने पार्ट्स में है? पीटर बेल कितने पार्ट्स में है? हाउ मेनी पार्ट्स आर इन पीटर बेल? पीटर बेल्स कितने पार्ट्स में है? यस, इट इज इन 6 पार्ट्स ना, 6 पार्ट में है। हु इज द टाइटल करेक्टर ऑफ पीटर बेल? पीटर बेल टाइटल करेक्टर जो है वो कौन है? हु इज द टाइटल करेक्टर पीटर बेल? ही इज अ पॉटर एंड हार्ड मटेरियलिस्ट ना। एक पॉटर है पीटर बेल, जो कि इमोशनली बिल्कुल डिटैच्ड है ना। हार्ड एंड मटेरियलिस्टिक है, उसको नेचर से कोई मतलब नहीं है, नेचर एंड सफरिंग से किसी के कोई मतलब नहीं है। उसको केवल और केवल जो है मटेरियल्स लाइफ से मतलब। ही स्पिरिचुअली अनअवेयर ना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसी की स्टोरी है ये। और लेकिन बाद में वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये हमें इसमें बताया गया है। इसमें आप लोग जानते हैं एक प्रोलॉग भी है।
ये भी नोट कर लेना, अभी मुझे याद आ गया। इसमें एक प्रोलॉग भी है, 6 पार्ट तो हैं ही, उसके पहले एक प्रोलॉग से शुरू होता है और एक इपीलॉग भी है। इपीलॉग कहें या एंड नोट कहें, तो ये ध्यान रखना, प्रोलॉग प्लस 6 पार्ट, उसके बाद एंड नोट, ये याद रख लेना। हो सकता है आपसे पूछ ले किसमें प्रोलॉग है। व्हाट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डज पीटर बेल अंडरगो? पीटर बेल के अंदर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है? यस, ही एक्सपीरियंसेस मॉरल अवेकनिंग एंड रिपेंटेंस। उसका मॉरल अवेकनिंग होता है और पश्चाताप करता है बेचारा। ठीक है। व्हाट रोल डज द एस प्ले इन द पोम? कह रहा है पोम में डंकी का क्या रोल है, एस का क्या रोल है? पोम में एस का क्या रोल है? हाँ, ही इज इट इज अ स्पिरिचुअल गाइड एंड मॉरल सिंबल ना। एक स्पिरिचुअल गाइड है, लोनली एस जो है वहां पर। और ये क्या कर रहा है, इसके मास्टर की डेथ हो गई है तो मोन कर रहा है उस पर ना, मोर्निंग कर रहा है। तो ये सिंबल बनता है किसका? सिंबल ऑफ इनोसेंस, सिंबल ऑफ लॉयलिटी, सिंबल ऑफ मतलब डिवोशन टू द मास्टर। मास्टर के उसका डिवोशन दिखाता है, सिंबल ऑफ कॉन्सियसनेस दिखाता है ना। तो यहीं से तो पीटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि यार ये गधा जो है, हाँ, इतना वफादार है मास्टर को लेकर के, इतना इनोसेंट है। ही इज क्राइंग, ही इज मोर्निंग फॉर हिज डिजीज मास्टर, अपने डिजीज मास्टर के लिए वो कर रहा है। एंड आई एम रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्ट थिंग्स ना। तो वहीं से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है पीटर के अंदर। तो गधा इज अ स्पिरिचुअल गाइड, ध्यान रखना। व्हाट शॉकिंग डिस्कवरी डज पीटर बेल मेक? पीटर बेल कैसी डिस्कवरी बताता है, क्या शॉकिंग डिस्कवरी बताता है? हाँ, ये पोम आप लोग पढ़ लेना। वैसे वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड्सवर्थ को डिटेल में, जो है अभी तो आप लोगों के एग्जामिनेशन के पर्पज से मैं चीज़ें ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ। जो हमारा सिलेबस से अगर हम देखें तो हमारा एडवर्ड एल्बर्ट खत्म हो चुका है, हिस्ट्री खत्म हो रही है अब विलियम जे लॉन्ग से। उसके बाद हम जो है आपके लिए इंडियन लिटरेचर शुरू करेंगे, वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। और राइटर जब हम आपका एक शुरू करेंगे ना, तो राइटर में जितने भी फेमस राइटर हैं सबको डिटेल में। जो मेरा लक्ष्य है आने वाले 2-3 सालों में वो ये है कि हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के जितने राइटर्स हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सबको समराइज करते हुए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दूं। साथ में आरपीएससी के जितने हैं उतना, एनवीएस के जितने हैं, केवीएस के जितने हैं, उसके बाद आपका उत्तराखंड के जितने हैं, एमपी के, ज्यादा नहीं, ज्यादातर सिमिलरिटीज हैं, 30-40% सिलेबस अलग होता है। तो जो भी राइटर्स अलग होंगे उन सब को लगभग लगभग मान के चलिए 250 राइटर को मैंने सोचा है कि यहाँ पर वीडियोज उनके बारे में आएगा और बिल्कुल डिटेल्ड रहेगा। मतलब एक राइटर पर जो है कम से कम मान के चलिए 5 वीडियो से कम तो नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ के उसकी तरह, क्या नाम था उसका, एक्सकर्सन, एक्सकर्सन था ना, रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज की तरह ये मोनुमेंटल वर्क है, टास्क है। लेकिन जिस दिन पूरा हो जाएगा तो हमारे ऐसे जितने बच्चे हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो फ्री में इसको एक्सेस करेंगे और इसके वीडियोस केवल वो 4 बार 5 बार एक वीडियो को देखेंगे, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा टारगेट है। अब गॉड नोज कितना मैं कर पाऊंगा, लेकिन टारगेट मेरा यही है फिलहाल। तो ये एक्चुअली जो हमारा पीटर बेल है ये रिवर क्रॉस करता रहता है, तो इसको रिवर में एक डेड बॉडी मिलती है और शायद ये उसी गधे की डेड, मास्टर की डेड बॉडी है ना, जो इसको दिखाई देती है। और उससे ये बड़ा शॉक्ड होता है और सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है कि यार हमारे वास्तव में जो ये मतलब हमारा ह्यूमन लाइफ है ना,
ये ह्यूमन लाइफ वास्तव में क्या है, ये देखो नदी में तैर रहा है मर करके, तो वहां से इसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं ना, वहां से इसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ द पोम? पोम की सेंट्रल थीम क्या है? पोम की सेंट्रल थीम क्या है? देखिए, इंडियन लिटरेचर के लिए हम आपको बताएं तो हम कोई ऐसी बुक आपको नहीं बताएंगे जो आप चलें 8,000 5,000 खर्च करें। हम दो तीन बुक हमने सेलेक्ट करी हैं जिसका पीडीएफ अवेलेबल होगा, हम कोशिश करेंगे वही आपको बताएं ताकि आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लें। देखो, ज़्यादा मोर आर लेस अगर हम देखें तो लगभग अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो वो केवल रिवीजन के पर्पज से ठीक होती हैं। 80 to 90% कंटेंट हर एक बुक में एक जैसा होता है, 10-5% जो है वो चेंज होते हैं। जैसे 10-5% क्या है, वर्ड्सवर्थ ने जो है पीटर बेल लिखा है, ये हर बुक में मिलेगा आपको। कोई थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि पीटर बेल जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए लिखा था इन्होंने, तो थोड़ा सा अलग 10-20% मिल सकता है। तो बहुत हमें बुक के पीछे नहीं भागना है कि हम ये बुक ले लें वो बुक ले लें। सिंपल सी कोई बुक आप अपने पास रखिए, उसी को 10 बार पढ़िए, बुक को 10 बार पढ़िए, वीडियोज को 10 बार। मैं आपको क्यों कहता हूँ बार बार देखिए, आप यही जो मैं आपको करा रहा हूं यही वीडियोज आप 10 बार देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको जीवन में नहीं भूलेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे अगर आपने सिंसियरली इनको 10 बार देख लिया तो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि रीडिंग 10 बुक्स ऑफ सिंगल टॉपिक is not so worthy as reading a single book of single topic for 10 times। 10 टाइम्स अगर आप उस सिंगल बुक को पढ़ते हैं वो ज्यादा है। भाई 80-90% आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाना है ना। लेकिन हम उस 10-20% के पीछे भागते रहते हैं। कोई मिल जाएगा आपको बड़ा ज्ञान देगा, अरे ये फ्रांसिस जेफरी की ले लो, उनकी ले लो, फला की ले लो। अरे क्या करोगे लेकर के? लेना, नौकरी लग जाएगी, लेना, अपना ज्ञान वर्धन करते रहना, अभी तो नौकरी लेनी है ना। फिर जब हम लोग खरीद नहीं पाते हैं तो फिर हम माँ बाप को कोसने लगते हैं कि काश मेरे पिता भी हीरा व्यापारी होते तो ये होते तो हम किताबें ले पाते। कोसो ओसो मत किसी को, इतना बढ़िया आज के टेक्निकल कह सकते हैं युग में, एज में इतना बढ़िया आप लोगों को सुविधा मिला हुआ है कि यहाँ पर टीचर आके खड़े होके आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हैं। हाँ, केवल उसको वेरीफाई करिए और पढ़िए। मटेरियल की कहाँ कमी है, बुक के पीछे ना भागिए बहुत ज्यादा। व्हाट इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ द पोम? पोम की सेंट्रल थीम क्या है? तो रिडेम्पशन थ्रू कनेक्शन विथ नेचर ना, नेचर को कनेक्ट करके जो है वो रिडेम्पशन को दिखाते हैं। यहाँ पर पीटर का जो स्पिरिचुअल रीजनरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? नेचर और सिंपल क्रिएचर के थ्रू ना। एस क्या है? गधा क्या है? गॉड का एक सिंपल सा क्रिएशन है, क्रिएशन है। उससे इनके अंदर जो स्पिरिचुअल रीजनरेशन होता है पीटर बेल के अंदर, वही दिखाया इस पोम में। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन पीटर बेल? पीटर बेल किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है? हाँ ठीक है, बैलेड स्टैंजा, एब्सोल्युटली राइट, बैलेड स्टैंजाज हैं, बिल्कुल सही है।
देखो जो मोनिका ने दो बुक लिखा है कि उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बुक ली है, जो भी एक्स वाई जेड, मैं आप लोगों को बता दूं सिंपल सी बात, आप कोई भी ले ले, वो बुक जो आप देख रहे हैं उससे बहुत बेहतर बुक मैं चाहूं तो 1 महीने के अंदर पब्लिश कर सकता हूं। लेकिन बुक से कुछ नहीं होने वाला है। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से दिया उन्होंने, क्वेश्चन कहाँ से दिया है? विलियम जे लॉन्ग की लाइन को काट करके बना दिया। किसने कहा है? ऐसे कामों में रख दिया। वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एडवर्ड एल्बर्ट को उठा के रख दिया है, वही तो आपको पढ़ा रहा हूँ, जाके देख लो, उसमें जाके देख लो कहाँ से लिया है उन्होंने ना। तो जब मैं आपको मेन चीज ही पढ़ा दूंगा उसको आप तैयार कर लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, एडवर्ड एल्बर्ट को लाइन वाइज लाइन चार्ट जाइए आप लोग, क्रैम करना जिसको कहते हैं। एडवर्ड एल्बर्ट पूरा रट जाइए, अपने गांव की भाषा में कहते हैं रट जाओ, चाट जाओ ना। तो 10 बार इसको पढ़ डालिए, और 10 बार आप विलियम जे लॉन्ग को पढ़ डालिए, 10 बार। इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो जितने ये एमसीक्यूज घूम रहे हैं हिस्ट्री पर, जितने भी बेस्ड हैं, और ब्रिटिश राइटर्स पर स्पेशली मैं कहूं, तो उसके 70% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो सब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। जैसे एग्जाम आपका 15 दिन 20 दिन रह गया है, तो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? उसमें 5,000 7,000 होंगे ऑब्जेक्टिव, एक दिन में 1,000 पढ़ोगे, 5 दिन में खत्म हो जाएगी। व्हाट इज द टोन ऑफ द प्रोलॉग टू द पोम? पोम में एक प्रोलॉग भी है ना, मैंने आपको बताया था, एक प्रोलॉग भी है। तो इसका टोन कैसा है? तो प्रोलॉग का टोन कैसा है? इट्स ह्यूमरस एंड डिफेंसिव ना, ह्यूमरस है और डिफेंसिव है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा डिफेंड करते हैं। व्हाट लिटरेरी मूवमेंट डज द पोम बिलोंग? सबको पता है, रोमांटिसिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। What animal besides the ass appears as a symbolic figure in the poem? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गधे के अलावा और कौन सा यहां पर एनिमल आपको दिखाई देता है जो सिंबॉलिक है? हम्म, यस एब्सोल्युटली। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक डॉग है, ठीक है, ध्यान रखना, जो है एनिमल यहाँ पे एक गधा है और एक कुत्ता है। सेफर्ड्स डॉग है, वो भी वहां पर हमें स्टोरी में दिखाई देता है। जो गधे के साथ साथ एक कुत्ता भी हमें दिखाई देता है। तो दो हैं गधे कुत्ते ना। देखिए कितना हमारे यहाँ इसको, इस शब्द को इतना हार्शली यूज नेगेटिवली किया गया है कि गधे कुत्ते कहते ही प्लूरल जहां बनाया हमने तहां गाली बन जाती है। गधा इज समवॉट ठीक है, लेकिन जैसे ही गधे कहते हैं तो इट बिकम्स अब्यूजिव। व्हाट वाज द इनिशियल क्रिटिकल रिसेप्शन ऑफ पीटर बेल? शुरुआत में पीटर बेल को कैसा रिसेप्शन मिला था? तो शुरुआत में इनके बड़ा मजाक उड़ाया गया था, मॉक्ड बाय क्रिटिक्स ना। इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था शुरुआत में, स्पेशली इसमें जो हम्बल एंड रस्टिक सब्जेक्ट है ना, और टोन इसका जो है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इसको क्या किया गया था, मॉक किया गया था। हालांकि मतलब यहां तक कि इसकी पैरोडी भी बनाई गई थी, मुझे याद नहीं है, शायद जॉन हैमिल्टन करके हैं, उन्होंने इसकी पैरोडी लिखी है। किस नाम से है थोड़ा सा देख लीजिएगा। जॉन हैमिल्टन, जॉन हैमिल्टन है। लेट मी चेक, इसी समय आपको नोट करा दूं। लिरिकल बैलेड, हाँ मिल गया। पीटर बेल अ लिरिकल बैलेड नाम से एक पैरोडी इन्होंने लिखी थी। पीटर बेल अ लिरिकल बैलेड, अ लिरिकल बैलेड नाम से एक पैरोडी लिखी थी, किसने? जॉन हैमिल्टन ने। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना।
जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स इनका नाम था पूरा, जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स, इन्होंने जो है लिखा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में इसका कितना क्रिटिसिज्म हुआ था ना, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। व्हाट मैसेज डज वर्ड्सवर्थ कन्वे थ्रू पीटर बेल्स ट्रांसफॉर्मेशन? पीटर बेल के ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ड्सवर्थ हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ हैमिल्टन ही है, हाँ मैंने भी देख लिया, हैमिल्टन ही है। अच्छा सेली ने भी लिखा है पैरोडी, ओके। हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, मुझे याद नहीं था, बिल्कुल सही है। पीटर बेल द थर्ड, नोट कर लीजिए आप लोग। पीटर बेल द थर्ड एक पैरोडी जो है, पीटर बेल द थर्ड, ये पैरोडी लिखी गई थी। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 1819 में ये लिखी गई थी, बाद में 1839 में पब्लिश हुई है। पीटर बेल द थर्ड रिटन 1819 एंड पब्लिश्ड 1839। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही आप लोग खोज के कुछ इंफॉर्मेशन बताते रहा करिए, थोड़ा सा हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था पर्सी बीसी सेली का। व्हाट मैसेज डज वर्ड्सवर्थ कन्वे? तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भाई मॉरल एनलाइटनमेंट कैन कम टू एनीवन ना, मतलब कब कौन मॉरली इनलाइटेंड हो जाए ये कह नहीं सकते, किसी को भी मॉरली इनलाइटेंड किया जा सकता है ना। तो ये भी काफी अच्छी चीज है ना। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज डोमिनेंट इन द पोम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर में क्या लगाएंगे? इमेजरी एंड पर्सनिफिकेशन। भाई नेचर को डिस्क्राइब करना है, विविड इमेजरी दिखानी होगी, विजुअल इमेजरी दिखानी होगी, पर्सनिफाइड करना होगा, स्टोरी को अलाइन करना होगा इमेज ऑब्जेक्ट को। व्हाट डज पीटर बेल्स जर्नी सिंबलाइज? पीटर बेल की जर्नी क्या सिंबलाइज करती है? अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज को, ठीक है, मॉरल एंड स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज को। सेल्फ डिस्कवरी के लिए निकला है ना, अपना गिल्ट जो है, अपना रिपेंटेंस जो है उसको करने निकला है। विच रोमांटिक फीचर इज नॉट क्लियरली प्रेजेंट इन पीटर बेल? कौन सा क्लियरली नहीं प्रेजेंट है? देखो क्वेश्चन में नॉट करके आ जाता है और हम लोग जल्दीबाजी में नॉट नहीं देखते हैं और पहला ही ऑप्शन देख के टिक मार देते हैं और गलत हो जाता है। यहां पर नॉट पूछ रहा है तो तीन तो सही होंगे, तीन तो सही होंगे। तो सुपर नेचुरल टोन जो है बिल्कुल, पॉलिटिकल सटायर नहीं, यही नहीं है। वर्ड्सवर्थ इससे दूर दूर तक नाता नहीं था वर्ड्सवर्थ का। थोड़ा सा हालांकि लेटर सोनेट्स में देखे राइटिंग में थोड़ा बहुत है, लेकिन कॉमन मैन एज ए सेंट्रल फिगर, नेचर्स मॉरल इन्फ्लुएंस, ये तीनों हमें देखने को मिलता है, केवल पॉलिटिकल सटायर नहीं मिलता है। द डंकी इन द पोम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? पोम में जो डंकी है उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो डंकी इज अ मेटाफर फॉर निग्लेक्टेड इनोसेंस एंड लॉयल्टी ना, कह रहे हैं कि जो निग्लेक्टेड इनोसेंस है और लॉयल्टी का सिंबल है यहां पर, कौन? डंकी हमारा, तो मेटाफर है। व्हाट मॉरल फ्लॉ डज पीटर बेल इनिशियली possesses? कौन सा मॉरल फ्लॉ है पीटर के अंदर? तो पीटर के अंदर क्या है? वो इमोशनली नम्बनेस है ना, शुरू में ही बताया था, इमोशनली इंडिफरेंट है, हाँ, एंड इनडिफरेंट टू नेचर एंड अदर्स ना। और बाकी इंडिफरेंस है उसके अंदर, इमोशनल इंडिफरेंस है, इमोशनल नम्बनेस है उसके अंदर। ही इज क्वाइट मॉरली इनसेंसिटिव है ना, केयर यू नो, ही डज नॉट लिव अ केयरिंग लाइफ ना, केयरिंग लाइफ को बिल्कुल लीड नहीं करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर
दिस पोम, व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट ऑफ पीटर बेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, पीटर बेल के ट्रांसफॉर्मेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ही रिफॉर्म्स हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ को रिफॉर्म कर लेता है, एंड लिव्स इन हार्मनी विथ अदर्स, और दूसरों के साथ आराम से रहने लगता है, अच्छा आदमी बन जाता है, प्यारा बच्चा बन जाता है, पीसफुल एंड मॉरल लाइफ रहने लगता है। अब ये भी पोम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ टू ड्यूटी, ओ टू ड्यूटी। तो आइए हम लोग फटाफट ओ टू ड्यूटी को कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोम इज ओड टू ड्यूटी? तो आप सबको पता है होरेसन ओड है, हमने आपको बताया भी था कि इट इज अ होरेसन ओड। When was Ode to Duty written and published? Ode to Duty कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, आपको पता है? तो it was published in 1807 and written around 1805 ना। रिटन एंड पब्लिश दोनों दे दिया है, तो दोनों अलग अलग देना चाहिए था, गलत हो गया है ये दोनों कर लो। 1805 में लिखा गया था, 1807 में पब्लिश हुआ था। वैसे 1806 बहुत जगह देता है, फिफ्थ के लास्ट में विंटर में लिखा था इन्होंने। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ओड टू ड्यूटी? ओड टू ड्यूटी का सेंट्रल थीम क्या है? द मॉरल नेसेसिटी ऑफ ड्यूटी ओवर स्पॉन्टेनियस इमोशन ना। कहते हैं कि हमारे अंदर जो स्पॉन्टेनियस इमोशन है उसके ऊपर ड्यूटी जो होती है वो ज्यादा मॉरली जरूरी होती है। मॉरल हमारा ये कहता है कि ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी स्टैंजाज आर इन ओ टू ड्यूटी? ओ टू ड्यूटी में कितने स्टैंजाज हैं? तो देयर आर 7 स्टैंजाज इन ओ टू ड्यूटी, 7 स्टैंजाज हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, 7 स्टैंजाज। व्हाट इज द स्टैंजा फॉर्म ऑफ द पोम? पोम का स्टैंजा फॉर्म क्या है? तो 8 लाइन स्टैंजा है, ध्यान रखिएगा, 8 लाइन स्टैंजा है, मतलब 8 इंटू 7, टोटल कितना हो गया? 56 लाइन्स है, टोटल 56 लाइन्स है। और राइमिंग आपको बता दिया, ए बी सी सी डी डी, यही होता है इनका जो 8 लाइन्स होती हैं, ए बी उसके बाद राइमिंग कपलेट सी सी फिर डी डी, यही राइम स्कीम जो है इनके 7 स्टैंजा में आपको मिलेगा। Which classical poet heavily influenced the tone and structure of Ode to Duty? Ode to Duty के टोन एंड स्ट्रक्चर को किसने इन्फ्लुएंस किया है? आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं एक एक के लिए क्विकली हम लोग इसको करते हैं। तो आपको होरेसन ओड मैंने बताया था ना, तो होरेस यहां पर हो जाएगा, होरेसन ओड। नेक्स्ट है, विच पोएटिक प्रिंसिपल डज ओड टू ड्यूटी काउंटर बैलेंस इन वर्ड्सवर्थ ओन अर्लियर वर्क? कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ के अर्लियर वर्क में कोई एक ऐसा प्रिंसिपल, पोएटिक प्रिंसिपल था जिसको ये काउंटर बैलेंस करती है, वो कौन सा प्रिंसिपल था? तो शुरुआत में इन्होंने कहा है ना, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, अब उसी को यहां पर बैलेंस किया है। कहते हैं नहीं, ड्यूटी भी जरूरी है ना, टेंटन एबे में देखिए तो क्या कहते हैं, इमोशनल स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं ना, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, मॉडल ऑर्डर की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं। हाउ इज ड्यूटी पर्सनिफाइड इन द पोम? पोम में ड्यूटी को कैसे पर्सनिफाई किया है? तो एज अ गॉडेस ऑफ मॉरल राना, स्टर्न डॉटर ऑफ लॉ। what is the tone of what is the tone of the poem? पोम की टोन कैसी है? इट इज क्वाइट solemn, reverent and philosophical.
सी इज द राइट ऑप्शन. The next question is, what does Wordsworth say about joy and love in the poem? joy and love के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं they are best when governed by duty. ना कहते हैं joy और love तब अच्छे होते हैं जब वो ड्यूटी से गवर्न होते हैं. जो मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि joy and love तब अच्छा होगा. ये जो आप लोग मतलब not for the all, there may be some viewers of mine जो मतलब जॉय और लव जो है उसको प्राथमिकता देते हैं, ड्यूटी को नहीं. तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि जब ड्यूटी से ये गवर्न होता है ना तब अच्छा लगता है ना, क्योंकि जब जेब में नहीं रहेंगे पैसे ना तो आपको कुछ नहीं आएगा, कोई मजा नहीं आएगा. Which famous poetic idea does the poem refine or revise from earlier romanticism? अर्लियर रोमांटिसिज्म से क्या रिफाइन किया है, रिवाइज किया है? तो अर्लियर में हम अगर देखते हैं तो वर्शिप ऑफ नेचर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है ना, वर्शिप ऑफ नेचर. तो यहां पर इन्होंने थोड़ा सा रिफाइन किया है, जो ड्यूटी है उसको हायर इथिकल वैल्यूज में इन्होंने ऐड किया है, आइडिया में ऐड किया है. What is suggested by the line flowers laugh before thee on their beds? लो भैया, बहुत ही फेमस लाइन है, flowers laugh before thee on their beds. कह रहे हैं कि अगर ड्यूटी बाउंड तरीके से ना फूल भी अपने बेड के नीचे आप रख देंगे तो भी लाफ करते हैं ना, आपको आनंद देते हैं. और अगर ड्यूटी बाउंड आप नहीं रहेंगे, मॉरल लॉ के अंडर नहीं रहेंगे, तो नेचर भी आपको आनंद नहीं देगी. इवन नेचर रिजॉइसेस अंडर मॉरल लॉ. मॉरल लॉ के अंडर नेचर भी रिजॉइस करता है ना. प्रकृति जो होती है यहाँ पर दिखाता है कि जो मतलब ड्यूटी एंड नेचर है, इन दोनों में एक हार्मनी है कि ड्यूटी से गवर्न होता है नेचर, नेचर से गवर्न होता है ड्यूटी. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ना. तो हमें इनको सेपरेट नहीं करना चाहिए, हमें इनको अलग नहीं करना चाहिए. What shift in Wordsworth's poetic philosophy is reflected in this ode? इस ओड में क्या चेंज हुआ है? तो यस, पहले ज्यादा इमोशनल रेबेलियन था, अब यहां पर स्पिरिचुअल सबमिशन हो गया है ना, स्पिरिचुअल सबमिशन हो गया है. अब देखते हैं तो इमोशन और वो जो फीलिंग है वो देखने को नहीं मिलती है. What romantic trait is less prominent in this poem? कौन सा रोमांटिक ट्रेड इसमें ज्यादा हमें नहीं दिखाई देता है? तो इमोशनल स्पॉन्टेनिटी नहीं दिखाई देती है ना. नेचर को रेफरेंस करना, इंडिविजुअल मॉरल रिफ्लेक्शन, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी सब है, केवल इमोशनल स्पॉन्टेनिटी देखने को नहीं मिलती है. हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द रूल ऑफ ड्यूटी? रूल ऑफ ड्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? यस, कहते हैं ये इनफ्लेक्सिबल है लेकिन हॉली है ना. इनफ्लेक्सिबल है, ड्यूटी को कहते हैं कि स्टर्न डॉटर है, लेकिन कहते हैं स्टर्न एंड अनवेवरिंग होने के साथ साथ ये बहुत ही सेक्रेड है ना, बहुत इसेंशियल है, जरूरी है. ये हमें स्पिरिचुअली लिबरेट करती है. व्हाट इज द पोएट्स फाइनल अपील इन द पोम? पोम में पोएट की फाइनल अपील क्या है? यही है कि भैया ड्यूटी के द्वारा गाइडेड रहो ना, टू बी गाइडेड बाय ड्यूटी फॉर एवर. Which best summarize the poet's view of duty? पोएट्स का ड्यूटी के प्रति जो व्यू है उसको क्या समराइज कर सकता है? तो अ डिवाइन मॉरल कंपास, ड्यूटी को इन्होंने एक सेलेस्टियल पावर की तरह दिखाया है ना, जो हमें ट्रूथ की तरफ ले जाती है. व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज वर्ड्सवर्थ प्रमोट इन दिस ओड? हाँ, कौन सी फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ही टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल फ्रीडम थ्रू मॉरल लॉ. कहते हैं मॉरल लॉ के थ्रू जो हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलती है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द पोम? इसमें पोम में किस चीज को एड्रेस नहीं किया गया है? तो पॉलिटिकल रिबेलियन प्रायः इसमें एड्रेस नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा.
पर्सनल इमोशन है, रोल ऑफ डिवाइन ऑर्डर है, स्ट्रगल बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड इमोशन है, सब कुछ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट इज द पोम्स अल्टीमेट मैसेज? अल्टीमेट मैसेज क्या है? यस, इनर फ्रीडम एंड पीस अराइज फ्रॉम मॉरल ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल आर्डर। यही जो मैं आपको सिखाता हूं कि जब आप मॉरल ड्यूटी और स्पिरिचुअल आर्डर को फॉलो करेंगे ना, तब आंतरिक प्रसन्नता आपको आएगी। आंतरिक प्रसन्नता तब आएगी। बाकी आंतरिक खुशी, आंतरिक फ्रीडम, ये सब आंतरिक शांति, ये सब कब मिलती है? मॉरल ड्यूटी और स्पिरिचुअल ऑर्डर के थ्रू ही मिलती है ना। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम आपके लिए और कुछ एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। तो सी यू अगेन 10 o'clock पे हम आपसे मिलेंगे। क्लासेस आपकी इन केस अगर नहीं लगेंगी तो समझ जाइएगा, अपकमिंग अगर नहीं मैंने हटा दिया तो समझ जाइएगा, क्योंकि आई हैव सम टास्क टू फिनिश, तो नहीं चलेगी। बाकी 10 बजे आपसे मिलेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू अगेन एट 10 इफ पॉसिबल, अदरवाइज टुमारो 4:30 अगेन विद द सेम MCQ सीरीज। So see you then. See you. Bye.